अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। संडे को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि वेडनेसडे तक यानी कि परसों ईरान पर वो कहर बरसाएंगे। ईरान के पुल, सड़कें, वहाँ के तेल, गैस, बाकी हर चीज़ बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने ईरान को लेकर एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसको लेकर वर्ल्ड लीडर्स और बाकी तमाम लोग ट्रंप की बुराई कर रहे हैं। जो भी उन्होंने ईरान के लिए कहा, अगर ट्रंप की ईरान की सरकार या ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड से दुश्मनी है वो अलग बात है। ईरानी जनता या आवाम के लिए वो शब्द को कैसे एक राष्ट्र अध्यक्ष इस्तेमाल कर सकता है, उस पर खैर बात चल रही है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सारी धमकी देते हैं और वेडनेसडे तक का वो डेडलाइन दे रहे हैं कि वो ईरान को बर्बाद कर देंगे, जहन्नम बना देंगे। संडे को ट्रंप का ये बयान आता है। उससे 2 दिन पहले फ्राइडे को एक और चीज़ होती है। फ्राइडे की सुबह सुबह अमेरिकी प्लेन एक F-15E, ई फॉर ईगल बाज। तो F-15E जो है अमेरिकी प्लेन, इसकी खासियत ये है कि इसके बाज जैसे, इसकी उड़ान बाज जैसे होती है और इसका काम होता है निगरानी, आसमान में जाकर दुश्मन के ठिकाने की निगरानी करना और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो F-15E ईरान के एक बेहद अहम ठिकाने इस्फहान, जहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है या फैसिलिटी है, और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इनरिच या शुद्ध यूरेनियम इसी इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट में रखा हुआ है। तो फ्राइडे की सुबह अमेरिकी प्लेन F-15E यानी ईगल इस्फहान के आसमान में उड़ रहा है, जासूसी कर रहा है, देख रहा है। अचानक ईरानी डिफेंस सिस्टम को पता चल जाता है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम F-15 ईगल पर हमला करता है और प्लेन नीचे गिर पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि प्लेन नीचे गिरता, उस प्लेन में 2 लोग सवार थे, एक पायलट और एक वेपन अफसर। वेपन अफसर इस F-15E में, पायलट आगे बैठता, वो पीछे बैठता, उसके पास एक पिस्टल होता है और ज़रूरत पड़ने पर वो एक हथियार या आर्म मैन का काम करता है, जिसके पास हथियार हो। तो जब ईरान ने प्लेन को मार गिराया, उससे पहले कि ये दोनों, इनको कुछ नुकसान होता है, ये अपने आप को उस प्लेन से इजेक्ट कर लेते हैं, यानी प्लेन से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद, अब चूंकि ये प्लेन इस्फहान के आसमान में उड़ा है, तो पायलट और एयरमैन या वेपन अफसर, ये दोनों ईरान की ही सरजमीन पर उसी इजेक्ट के बाद पैराशूट के जरिए लैंड कर जाते हैं। अब जब लैंड किए तो इनमें से एक अलग और दूसरी अलग, हो सकता है हवा की डायरेक्शन की वजह से दोनों के डायरेक्शन चेंज हो गए। तो जो पायलट है वो ईरान की सरजमीन पर लैंड करता है और एयरमैन उसी ईरान की धरती पर लैंड करता है। इधर अमेरिका को खबर है कि उसके F-15E को मार गिराया गया है, लेकिन ये पता है कि इसके पायलट नीचे हैं और अमूमन इन लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप एजेक्ट होकर दुश्मन की सरजमीन पर जाते हैं तो कैसे बचना है, कैसे निकलना है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कराना है। तो इनके पास, इनके वर्दी के अंदर एक छोटा सा एक इक्विपमेंट्स होता है जिसे बीकन कहते हैं। वो एक तरह का ट्रांसमीटर होता है, संदेशवाहक आप समझ लीजिए, जो मैसेज देता है आपको और आपके जो पीछे के इंचार्ज हैं कि आप कहाँ हो। एक तरह से वो GPS टाइप का काम करता है, एग्जैक्ट आपका लोकेशन भेजता है। तो पायलट नीचे था लेकिन वो मशीन उसके साथ थी, लोकेशन पता चला। करीब 8 घंटे के अंदर अंदर उस पायलट को ईरान की सरजमीन से सुरक्षित निकाल लिया गया। अब ईरान की ज़मीन से सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अब जो दूसरा है वेपन अफसर उसी प्लेन में F-15E में सवार, उसकी कोई खबर नहीं है। अब कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, उस सिस्टम से भी नहीं हो रहा है जिसके ज़रिए आप लोकेशन या मैसेज देते हैं। इधर जब इस प्लेन हादसे की खबर आई और पायलट बचा लिया गया ईरान की सरजमीन से, ये सोचेगा कि अभी जंग चल रही है, ईरानी पूरी फोर्स है, और फिर भी तो ये बड़ी कामयाबी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ये जानकारी मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट पब्लिक करते तभी इसी दौरान जो दूसरा बंदा था उस प्लेन में, उसके उस बीकन मशीन ने सिग्नल भेजा उनके बॉसेस को, जो उनके कमांडर्स हैं, और उससे ये पता चल गया कि वो वेपन अफसर जिंदा है। जैसे ही पता चला जिंदा है तो फिर ये कि उसका रेस्क्यू करना है, तो फ़ौरन व्हाइट हाउस में खबर दी गई। कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को, अभी आप ये जो भी सोशल मीडिया पर आप डाल रहे हैं वाहवाही की कि हमने पायलट बचा लिया, इसको रोक दीजिए, क्योंकि अभी दूसरे का ऑपरेशन चलाना और उसकी जान को खतरा हो सकता है। और उन्होंने कुछ मोहलत मांगी। ट्रंप ने कहा ठीक है। ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट रोक दिया।
अब इधर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कि उस जिंदा बच गए वेपन अफसर को ईरान की सरजमीन से चलती जंग के बीच कैसे बाहर निकाला जाए। अब इसके लिए अलग अलग तैयारी हुई, तमाम ऐसे वेपन, तमाम ऐसे प्लेन, चॉपर, और फिर हुआ कि सील कमांडो को तैयार करो। अमेरिका की सील कमांडो वो टीम है जो धरती पर, समंदर में और आसमान में कहीं भी ऑपरेशन चला सकती है। 1980 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई 1979 में, तो उसी दौरान में 1980 के आसपास तेहरान में मौजूद यूएस एम्बेसी को बंधक बना लिया गया था, वहाँ के बहुत सारे लोगों को ईरान ने। तब ये था कि उनको निकाला जाए वहाँ से। तब एक टीम भेजी गई कि ईरान के अंदर उस एम्बेसी से उनको निकाला जाए, लेकिन वो ऑपरेशन नाकामयाब रहा। उनका चॉपर क्रैश कर गया, 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, और फिर खैर बाद में उन बंधकों को शर्तों के साथ रिहा किया गया था। लेकिन अमेरिका का ये एक नाकाम ऑपरेशन था, और इसी नाकाम ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने ये सोचा कि अगर हमारे सैनिक या हमारे लोग किसी जंग में, ऐसे हालात में कभी दुश्मन के हाथ लग जाए तो उन्हें कैसे निकाला जाए। तब सील 6 एक टीम बनाई गई, जिसका काम ही है कि ऐसे माहौल में जाकर उस देश में, उस सरजमीन पर ऑपरेशन चलाओ और उसको बाहिफाजत वहाँ से जिंदा निकाल कर ले जाओ। 2011 में ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से इसी सील 6 कमांडो ने निकाला था। सोमालिया में एक अमेरिकी सैनिक को कब्जा कर लिया था वहाँ के समुद्री लुटेरों ने, उसके लिए भी वहाँ ज़मीन पर ऑपरेशन चलाकर उन्होंने उसे वापस निकाल लिया था। ऐसे कई ऑपरेशन किए। तो अब जब पता चला कि तेहरान के इस्फहान में ये F-15 ईगल का दूसरा स्टाफ फायरमैन या आर्ममैन वो जिंदा है, मैसेज आ चुका है, तो उसे निकालना है। सील 6 की टीम को तैयार किया गया। उसके बाद मीटिंग हुई कि अब उस जगह पे इस्फहान में भेजा जाए और उसको रेस्क्यू किया जाए। अब इधर ईरान को भी पता है कि उसने इस प्लेन को मार गिराया, और ईरान को यह भी पता है कि दोनों इजेक्ट होकर बाहर निकल आए, यानी उनकी मौत नहीं हुई, वो हैं। और ये भी पता है कि इस्फहान जैसे अंदर तक वो घुस आई थी प्लेन, तो इसका मतलब है कि वो ईरानी सरहद में ही और इसी जगह पर कहीं वो पैराशूट के जरिए नीचे आए। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड और बाकी की टीम सर्च ऑपरेशन में लग गई। पायलट निकल गया। अब दूसरा उन्हें पता है। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। अगर अमेरिकी एयरफोर्स का एक बंदा उनके हाथ लग जाता है तो ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। फिर वो उसके बदले में बहुत सारी शर्तें और बहुत सारी चीज़ें कर सकता था अमेरिका के साथ बातचीत में, उसको जिंदा वापस करने के। उधर अमेरिका के लिए था कि एक सैनिक को जिंदा लाओ, वरना देश की जनता के सामने क्या जवाब देंगे। ट्रंप की इज्जत भी दांव पर है। तो अब दोनों देश के लिए ये एक शख्स, एक वेपन अफसर बेहद कीमती हो गया अचानक। अब दोनों लग गए, अमेरिका और इधर ईरान। ईरान ये कि किसी तरह ये पायलट या फायरमैन उसके हाथ लग जाए तो उसके बदले में वो निगोशिएशन करेगा, बातचीत करेगा अमेरिका से, शर्तें मनवाएगा। और उधर डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर हम इसे बचा नहीं पाए तो अमेरिकी जनता को क्या जवाब देंगे। अमेरिकी जनता वैसे ही खिलाफ है, इस जंग को लेकर ट्रंप के खिलाफ पूरा आंदोलन चल रहा है, नो किंग। तो अब दोनों के लिए एक इंसान इस जंग में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट हो गया अचानक। अब दोनों ने पूरी ताकत लगा दी कि पहले कौन उस तक पहुंचता है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड और उसके बाकी लोग उसे ढूंढने लगे। इस दौरान में ईरानी सरकार और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि एक अमेरिकी जहाज का पायलट या फायरमैन इस्फहान की पहाड़ियों के आसपास कहीं है, जो भी उसका पता देगा या उसे पकड़ कर लाएगा उसे बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। अब ईरानी जनता भी लग गई कि हाथ आ जाए तो पैसे मिलेंगे, और जंग तो है ही है, दुश्मनी तो चल ही रही है। तो दोनों मकसद थे। और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की पूरी टीम भी उस इलाके में लग गई। ये इस्फहान का जो एक एरिया है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा माना जाता है। सबसे ज़्यादा शुद्ध यूरेनियम यही है। 2025 में जून में इसी जगह पर अमेरिका ने बम गिराए थे उस न्यूक्लियर प्लांट पर, जो बंकर बस्टर थे कि ज़मीन के अंदर तक घुस के मारे। लेकिन तब अमेरिका हैरान रह गया था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्फहान में है वो तेहरान में भी नहीं है। और यही वजह है कि F-15 ईगल को फ्राइडे को मार गिराया जब वो ऊपर उड़ा था। तो इससे ये पता चलता है अमेरिका को इस्फहान को लेकर तेहरान और ईरान बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, मतलब यहाँ कुछ है। और एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ की मजबूत है। तो अब दोनों तरफ से शुरू हो गए। लेकिन इसी इस्फहान में एक छोटी सी आबादी है जो एक विद्रोह टाइप से, विद्रोही, अमेरिका उसको पैसा देता है, मदद करता है और वो अमेरिका के लिए भी काम करते हैं। तो अब
उस को पायलट या फायरमैन को ईरान की सरजमीन से हिफाजत से निकालना है। इसका ऑपरेशन अमेरिका शुरू कर चुका है। इधर CIA इसमें घुस गई। अब CIA ने ध्यान भटाना शुरू किया कि ईरानी फोर्स, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड उसी इस पहाड़ी के इर्द गिर्द है। उधर वो जो कर्नल रैंक का बंदा है जो प्लेन से नीचे इजेक्ट होकर आया ईरान की सरजमीन पर, जिसके लिए 2 देश सबसे जान लगाए हुए हैं उसको कब्जे में अपने लेने के लिए, वो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, वहाँ की फोर्स, वहाँ के लोगों से बचने के लिए अब धीरे धीरे वहाँ की पहाड़ियों की तरफ मूव करता है। और वो ऐसी जगह पर पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ हाइट हो। उससे 2 फायदा होगा। एक, दुश्मन पर नज़र रख सकता है जो भी करीब आ रहा है, और दूसरा, जो उसके पास वो सिस्टम था मैसेज वाला, वो क्लियर मैसेज अमेरिका के उसके कमांडर तक पहुँचे, और हाइट पर होने की वजह से उससे वहाँ का रेस्क्यू भी ईजिली हो जाए। तो वो अब समुद्री तल से करीब 7000 मीटर ऊपर पहाड़ी पर पहुँच गया। वक्त बीत रहा है। इधर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड को भी डाउट है कि इसी पहाड़ी के इर्द गिर्द हो सकता है, वो उसी तरफ जा रहे हैं। उधर ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। अब ये हुआ कि SEAL 6 और बाकी कमांडो जो उनके बेस्ट टीम थी उनको तैयार किया गया। 2 C-130 प्लेन इसको तैयार किया गया, जो 4 प्रोपेलर का होता है, जिसमें 4 पंखे होते हैं, और इसमें 120 कमांडो एक में बैठ सकते हैं। तो 2 के हिसाब से अगर आप देखें तो 240 कमांडो करीब। इसके अलावा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तैयार किया गया। इसमें 10 से 15 लोग बैठते हैं। तो अगर मान लीजिए 10 भी बैठते हैं तो एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 प्लेन, 120, 120, 240 और 10, 250 कमांडो और US ट्रूप्स के लोग इन 3 चीज़ों में बैठते हैं, इस्फहान की तरफ उड़ान भरते हैं। इसी इस्फहान में दूरी पर एक ईरान का पुराना एयरपोर्ट था जो ख़राब हो चुका। तो अब ये हुआ कि ज़मीन पर उतर कर ऑपरेशन करना है, फिर उड़ाना भी है, ले भी जाना है, तो क्या करें। तो ये था कि इन ट्रूप्स को भेजा जाए और एक टेम्परेरी एयरपोर्ट बनाया जाए, रनवे पट्टी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर उसी पे ये लैंड करेंगे, उसी पर लेके भागेंगे। उधर CIA इस काम में लग गई कि हम ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड को उलझाते हैं। उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि वो जो अमेरिकी प्लेन गिरा था उसके पायलट को तो पहले ही वो बचा कर ले गए, और दूसरा जो है उसको भी अमेरिकी ट्रूप्स को मिल गए हैं और सड़क के रास्ते लेकर जा रहे हैं, ताकि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का ध्यान उस पहाड़ी से हटकर उन रास्तों पे चले जाए जहां से ईरान की सरहद से आप बाहर जा सकते हैं। अब इधर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड को लगा, तो उन्हें लगा कि हो सकता है सड़क के रास्ते ले जा रहे हैं। तो जो मेन रास्ता था इस्फहान से निकलकर सबसे नज़दीकी ईरानी बॉर्डर तक, खुद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उन सड़कों और पुलों पर बमबारी कर दी, ताकि रास्ता ही नहीं हो तो वो लेकर ना जा सके, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो कैदी चाहिए था। इधर पहाड़ की तरफ भी सर्च ऑपरेशन जारी है। रिवोल्यूशनरी गार्ड धीरे धीरे पहाड़ की तरफ, उधर वो कर्नल जो अमेरिकी सैनिक, वो कभी गुफा में, कभी ऊपर, कभी नेटवर्क आने के दौरान, और वो अपने पास जो उसके पास मशीन थी उससे वो बार बार मैसेज भी नहीं भेज सकता। ये सब ट्रेनिंग का पार्ट था, उसमें आप सिर्फ बड़े कम संदेश भेजते ताकि आपका वो जो है फ्रीक्वेंसी उसको दुश्मन ना पकड़ ले। एक तो कम यूज़ करना है, और कहाँ कहाँ यूज़ करना, उसमें ये भी था कि आसपास के नॉइज़ जो है वो एम्बियंस भी कैप्चर कर लेता है। अब जब पहला मैसेज मिला इनको तो ये पता चला कि हाँ जिंदा है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हो सकता है वो दुश्मन के कब्जे में आ गया हो, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पकड़ लिया हो और वो उसके नाम पर मैसेज भेज रहे हैं। अब ये कंफर्म करना था। तब उसको कंफर्म करने के लिए कुछ कोड थे, उन कोड को फिर मैसेज भेजा गया। फिर जब वो आया तो पता चला नहीं ये वही है, उन्हीं का कर्नल है। फिर ये आया कि और भी कहीं लोग तो नहीं है, तो फिर वो कंफर्म किया गया उसके ज़रिए कि आसपास के एम्बियंस को पकड़ा गया कि नहीं वो अभी तक अकेला है। जब ये सारे क्रॉस चेक कर लिए तब ये हुआ कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो ये था कि अब रात को करेंगे, उस वक्त दिन है, क्योंकि दिन के उजाले में टेम्प्रेरी रनवे बनाना, अपने प्लेन को उतारना, कमांडो को उतारना और फिर ले जाना रिस्की था। अब रात का इंतज़ार करने लगे। इसके बाद उससे पहले एक और चॉपर भेजा इन्होंने। इत्तेफाक से इस्फहान में जब अमरीकी वो चॉपर पहुंचा, ईरान ने उसे ही मार गिराया। तो अब तक 2 F-15 ईगल और एक चॉपर गिरा चुका है इस्फहान में ईरान। अब इसके बाद देर रात को ऑपरेशन शुरू होता है। मैसेज वहां तक पहुंच चुका था। 2 C-130 प्लेन, एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में करीब 250 के करीब कमांडो और जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। ये वहाँ उतरने के बाद उस पहाड़ी के इर्द गिर्द मशीन गनों से गोलियाँ चलानी शुरू कर देते हैं, ताकि अगर कोई ईरानी फोर्स के लोग पहाड़ी की तरफ उस टारगेट के करीब जा रहे हैं तो वो वहीं रुक जाए।
उधर ड्रोन के जरिए मिसाइलें भी दागे जा रही हैं ताकि उस इतने एरिया में कोई करीब ना जाए और ये लोग उसको निकाल सकें। फिर आसपास में कुछ जगहों पर जो बस्तियां थी वहाँ आग भी लगा दी। तो ये सारा ध्यान बटाया और उधर उसके पास मैसेज जा रहा था और फिर आखिरकार उन्होंने उसको अपने कब्जे में लिया बाहिफाजत। ये एक बड़ी जीत थी अमेरिका की। और फिर उसे लेकर नीचे आए चॉपर में। उधर जो 2 C-130 प्लेन टेम्परेरी रनवे पर था, अब उसको लेकर उड़ना था। लेकिन जो रिपोर्ट आई वो ये कि वो थोड़ा सा रेगिस्तानी एरिया है। जब वो उड़ाया और टेम्परेरी रनवे था तो उसमें धूल मिट्टी फंस गया उसके नोज पे और बाकी मशीनों पे, तो वो उड़ ही नहीं पाया। अब क्या करें? तो चॉपर में उस फायरमैन या फिर वेपन अफसर को तो निकाल कर बहिफाजत अमेरिका ले गया। अब इधर ये था कि इन C-30 प्लेन का क्या करूं जो उड़ नहीं रहा है। एक एक प्लेन $100 मिलियन की कीमत थी। तो ये हुआ कि अब ये उड़ने लायक नहीं है, इसको यहीं डिस्ट्रॉय कर दो। तो अमेरिका ने उसी जगह पर दोनों C-31 प्लेन को बर्बाद कर दिया ताकि ये ईरान के हाथ न लगे और ईरान इसका यूज उन्हीं के खिलाफ न करना शुरू कर दे। और इसके बाद उसको रेस्क्यू करके वहां से सीधे नज़दीकी अमेरिकी बेस कुवैत तक ले गए। और फिर कुवैत के बाद वो घायल है लेकिन सेफ है जो कर्नल, तो बाहिफाजत रेस्क्यू हो गया। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नेतन्याहू ने भी तारीफ की और ये कहा जाता है कि अमेरिकी इतिहास का ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जब किसी अमेरिकी सैनिक को इस तरीके से 2 दिन के अंदर अंदर और इतनी जंग के बीच में निकालना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये कहानी का एक पार्ट है। जब ये बात आई कि अमेरिका ने अपने एक मैन को इस्फहान की पहाड़ियों से सुरक्षित एक बड़ा ऑपरेशन करके निकाल लिया, तो फिर ईरान का जवाब आया। ईरान ने कहा कि ये सब अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा है, असल में हमने उनके प्लेन को नुकसान पहुंचाया और 3-4 प्लेन तो गिरा ही दिया, तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर क्या वो वहाँ फंसा ही नहीं था? उसकी सच्चाई क्या थी? और ये सब कुछ क्यों? तो खुद अमेरिका के अंदर अमेरिकी मीडिया की एक बड़ी तादाद और CIA के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो अमेरिकी चैनल पर बैठ कर जो बातें बता रहे हैं, जो कहानी सुना रहे हैं। अब कहानी का दूसरा पहलू आपको वो सुनाता हूँ। पहला तो ये हो गया कि एक प्लेन को ईरान ने मार गिराया इस्फहान में, उसके बाद दोनों इजेक्ट होकर बाहर निकले, पायलट 6-8 घंटे बाद मिल गया और दूसरा फायरमैन 2 दिन के बाद रेस्क्यू करके ले गए बाहिफाजत। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इस पर स्टेटमेंट भी जारी किया कि एक हिस्टोरिक ऑपरेशन है और उन्होंने कहा कि कमाल है। अब जो खुद अमेरिका के अंदर अमेरिका के CIA के एक्सपर्ट और जो वहाँ की मीडिया है जिन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेट की इस कहानी की, वो एक दूसरी कहानी लेकर आए। उनकी दूसरी कहानी ये है कि असल में ये F-15 ईगल और इसके पायलट और फायरमैन ईरान का मार गिराना यहाँ तक ठीक है, फिर ये दोनों इजेक्ट हो गए, ये भी ठीक है, पर ये दोनों कभी ईरान की सरजमीन पर फंसे ही नहीं थे, ये उससे पहले ही निकल लिए, तब ईरानी सरहद भी नहीं था। और ये दोनों कभी इस तरीके से घुसे ही नहीं और न इनके लिए कुछ सर्च ऑपरेशन चला, क्योंकि अमेरिकी के इतिहास में अमेरिका के इतना बड़ा इससे पहले कोई सर्च ऑपरेशन हुआ ही नहीं किसी एक बंदे के लिए, जिसमें 250 के करीब कमांडो, C-130 प्लेन 2, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 उससे पहले गिरे। तो एक बंदे के लिए अमेरिका ने कभी इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया, तो फिर ये क्यों? तो अब संडे का जो शुरू में आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि वेडनेसडे तक का टाइम है, उसके बाद ईरान को हम जहन्नम बना देंगे, बर्बाद कर देंगे। और दूसरी बात याद रखिएगा जो पहले भी कहानी में सुना चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान के यूरेनियम पर हम कब्जा करेंगे और हम उसे अमेरिका ले जाएंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अब मौका है और वक्त है कि ईरान की सरजमीन पर हम अपने ट्रूप्स फौज भेजेंगे और अब ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उसका इन दोनों पायलट से क्या लेना देना? तो CIA के एक्सपर्ट्स और अमेरिकन मीडिया की जो कहानी दूसरी है वो ये है कि असल में एक ज़मीन तैयार की गई इस्फहान के ईरानी न्यूक्लियर प्लांट से एक ऑपरेशन के ज़रिए उस शुद्ध यूरेनियम को चुराने की या उस पर कब्जा करने की। तो कहानी इसी तरह से बनाई गई कि अमेरिका ये कहे कि उसका एक प्लेन जिसे ईरान ने मार गिराया, उसके अंदर 2 लोग सवार, एक पायलट और एक फायरमैन, वो दोनों इजेक्ट करके पैराशूट से नीचे अपनी जान बचा ली, ईरान की सरजमीन पर गिरे। पायलट को तो हमने बचा लिया, पर दूसरा 2 दिन तक वहाँ रहा, हमने एक महान ऑपरेशन के ज़रिए उसे भी बचा लिया।
कहानी खत्म। बट यहाँ पे ये सिर्फ कहानी नहीं है जो CIA के एक्स और बाकी लोग बता रहे हैं, वो एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि C-130 प्लेन में, एक प्लेन में 120 कमांडो बैठते हैं, तो 2 में हुए 240, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 10, तो टोटल हुए 250। अब जब उस आर्मैन को पहाड़ी से रेस्क्यू करा लिया गया और एक चॉपर में उसे बैठाकर कुवैत ले जाया गया बाहिफाजत, यहां तक कहानी ठीक। उस चॉपर में 10 लोग बैठे होंगे और 2 प्लेन C-130 जो टेम्परेरी रनवे बना था अस्थायी, वहां मड या धूल मट्टी जमा होने से वो उड़ने लायक बचा नहीं, तो अमेरिका ने उसको वहीं तबाह कर दिया और ये था कि फिर वो निकल गए। अब सवाल ये है कि फिर वो जो दोनों में बैठकर 240 कमांडो आए थे वो कैसे गए, क्योंकि आपने दोनों तो तबाह कर दिया, तो वो कैसे गए और उधर उनको लेने आया सिर्फ एक चॉपर। तो अगर उसमें 10 चले गए या उसमें 20 भी चले गए बड़ा है, यही उन लोगों का कहना है। मैक्सिमम मान लेते हैं कि 50 चले गए, तो बाकी 200 कैसे गए वापस, और वो गए या वहीं है, तो इसी में असली कहानी है। असल में अमेरिकी मीडिया और एक्स CIA के सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये बयान या धमकी हवा में नहीं दी है कि वेडनेसडे को हम ईरान को जहन्नुम बना देंगे। वो एक ऑपरेशन की तैयारी थी। ऑपरेशन ये कि जो उन्होंने कहा कि हम इस्फहान से और ईरान से सारा यूरेनियम अपने कब्जे में लेंगे, तो इसी इस्फहान को चुना गया इस ऑपरेशन के लिए, और ये कहा गया कि हमारा एक बंदा वहाँ की पहाड़ियों में है और उसके लिए हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और उसके लिए अपनी टीम भेज रहे हैं ताकि दुनिया भी कुछ ना कह सके। लेकिन उसकी आड़ में हुआ ये कि अमेरिका ने अपने कमांडो, SEAL 6 के कमांडो, ट्रूप्स, बेहतरीन उनके जो फोर्सेस हैं, एलीट, उनको यहाँ पर उतार दिया है। और उनका काम ये है कि जाओ इस्फहान के यूरेनियम को चुराओ, वहाँ अपने ऑपरेशन को अंजाम दो, और ईरान की धरती पर जो ट्रूप्स को उतारने की बार बार बात हो रही थी, ये उसकी शुरुआत थी। तो हो सकता है वेडनेसडे की जब भारत में सुबह के 6:30 बजेंगे यानी परसों, और अमेरिका में जब रात के 8 बजेंगे परसों वेडनेसडे, तब डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा 8 बजे वेडनेसडे को अमेरिकन टाइम के हिसाब से रात को, भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे वो एक बड़ा ऐलान करेंगे। तो क्या वो ऐलान इसी इस्फहान के इस ग्राउंड ऑपरेशन, यूरेनियम को कब्जे में ले लेने की बात और वहाँ पर उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से जाते जाते बर्बाद कर देने का ऐलान, यही होने जा रहा है? क्योंकि CIA के एक एक्सपर्ट्स और अमेरिकी मीडिया और बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है। उनका मानना है कि इस एक ऑपरेशन से कि हमने एक अपने सैनिक को बचाया, असल में वो एक ज़मीन तैयार की गई है एक दूसरे ऑपरेशन की, और उसके लिए इस्फहान में अमेरिकी ट्रूप्स को उतार दिया गया है। और वजह यह है कि उतरे जितने वापस नहीं लौटे, साधन भी नहीं था। हालांकि ईरान का दूसरा वर्जन है कि ये जो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि हमने सुरक्षित छुड़ा कर ले गए, तो हमने तो उनके सारे मार दिया। C-130 प्लेन जिसको अमेरिका का ये भी आया है कि उसके धूल मिट्टी की वजह से उड़ने लायक नहीं रहा था, इसलिए हमने खुद बर्बाद कर दिया ताकि ईरान के पास न पहुँचे, ईरान उसका इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ न करे। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से इसको लेकर स्टेटमेंट आया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, असल में इन दोनों प्लेन को भी हमने ही गिराया। ये ईरान का क्लेम। अब कौन सच कौन झूठ, और वेडनेसडे को शाम 6:30 बजे, बल्कि रात 8 बजे अमेरिकन टाइम और 6:30 बजे इंडियन टाइम क्या ऐलान करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये सब कुछ परसों पता चलेगा। लेकिन क्या वाकई इस्फहान में या ईरान की सरजमीन पर अमेरिकी ट्रूप्स उतर गई है, ये सवाल है। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक